वेलकम यू ऑल टू वृद्धि कंसल्टिंग न्यू वीडियो। और आज का वीडियो कुछ अलग है। इस वीडियो में आज मैं बात नहीं करूंगी। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी, क्योंकि आज वृद्धि कंसल्टिंग के इस यूट्यूब चैनल पे पंडित अशोक कुमार शर्मा जी आए हुए हैं। ये बहुत बड़े ज्योतिषविद हैं, वास्तुचार्य हैं और इनका और मंदिर की भी स्थापना की हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है कि ये मेरे भी गुरु हैं। मुझे ज्योतिष सिखाने में, ज्योतिष की चीजों को एक्सप्लेन करने में सर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आज इट्स अ ब्लेसिंग दैट ही इज विद अस। सो वेलकम अशोक सर। प्रणाम सर। ओके सर। तो सर आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो तो इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लोग पूछते भी हैं। वो ये है कि बहुत बार आपकी पत्री में अच्छे योग होते हैं, आप उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमें फल नहीं मिलते हैं। So it means there is something more to prediction. Predictive tools में कुछ मिसिंग पार्ट है। तो आज सर हमें वो चीज एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में जब हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो किसी को भी हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए, जिससे काफी बात बहुत कुछ पत्री के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में पता चलता है। तो सर प्लीज ओवर टू यू। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ऋतु, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा। वास्तविकता तो ये है, और ये सवाल जो है हमसे भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। जन्म पत्री कहाँ से देखनी प्रारंभ करनी चाहिए, एक बड़ा ही गंभीर विषय है ये। क्योंकि जब हम किसी भी जन्म पत्री का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम हम पंचांग लिखते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म था वो किस सम्मत में हुआ, किस सक्सम्मत में हुआ, किस मास में हुआ, किस पक्ष में हुआ, किस तिथि में हुआ, किस वार में हुआ, किस योग में हुआ, किस करण में हुआ। ये सब बातें सर्वप्रथम लिखी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रारंभिक जो सीढ़ी है किसी भी जन्म पत्री को देखने के लिए, वो हमें पंचांग का विचार बहुत जरूरी है। कैसे? इसलिए है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक योग है जिसका नाम है कार्तिक मास। कार्तिक मास में जन्म होने मात्र से सूर्य कार्तिक मास में नीच का होता है। तो डेबिलिटेड होने से, क्योंकि सूर्य को इतना महत्व क्यों दिया? इसलिए दिया कि लगन और चंद्र लगन और सूर्य लगन ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। क्योंकि एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके जीवन में दो लोगों का सबसे अधिक महत्व होता है। एक उनके पिता होते, दूसरी उनकी माता जी होती। तो सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यही काल के नियामक हैं। इन्हीं से महीने बनते हैं, इन्हीं से ऋतुएं बनती हैं, इन्हीं से नक्षत्र आदि, तिथि, योग, करण आदि की जितनी भी पृष्ठभूमि है, यहाँ तक कि जितने भी हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत, उपवास, त्योहार हम मनाते हैं, उनके पीछे भी इन दोनों ही ग्रहों का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए कार्तिक मास में जन्म होने मात्र से सूर्य के कमजोर होने से ही व्यक्ति को जीवन में नाना प्रकार की असुविधाएं, कष्ट, परेशानियां आदि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि महर्षि पराशर जी और मैत्री जी जो हैं वो दो लोग हैं, उनमें से एक शिष्य है और एक गुरु है। मैत्री जो हैं वो अपने गुरु पराशर जी से पूछते जाते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा से नियम रहा है कि जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, कल ने मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तो मैं आपसे पूछूंगा, तो एक दूसरे के डाउट तो ऐसे ही क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही परंपरा से जितने भी पुराण उपनिषद हैं उनमें भी एक ऋषि है वक्ता और एक है श्रोता, सुनने वाला। तो जो आपने सवाल पूछा वैसे ही मैत्रेय ने पूछा कि हे गुरुदेव, हे महर्षि पराशर जी, आपने बहुत सारे शुभ योगों के बारे में हमें बताया, लेकिन वो जन्म पत्री में व्याप्त होने के बावजूद भी जातक के जीवन में वैसे फल नहीं घटा जैसा कि में लिखा हुआ था। जी सर। जैसे हम ये कहें कि मान लो किसी कुंडली के अंदर अगर लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश जो है वो दसम भाव में हो, और शुक्र या मंगल जो है वो एकादश लगन या चतुर्थ भाव में हो, तो अपार धन संपदा और प्रॉपर्टी पाने के योग होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, जिनकी कुंडली में योग है,
और एक व्यक्ति के पास वास्तव में बहुत प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, खेत भी है, सब कुछ है, अरे एक के पास नहीं है, ऐसा क्यों है? इसका अर्थ ये हुआ या तो ज्योतिष शास्त्र मिथ्या है या हमें कहीं न कहीं जानकारी नहीं है, कुछ न कुछ तो कारण है। क्योंकि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक घटना और प्रत्येक परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण हुआ करता है, और उस कारण को नहीं समझेंगे तब तक ज्योतिष जैसे विषय के अंदर हम उतनी गहराई में नहीं जा पाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि मैत्रेय ने जब ये सवाल पूछा तो महर्षि पराशर जी ने एक बृहत्पराशर होरा शास्त्र नाम का हमारे यहाँ पर आज भी एक लिटरेचर मिलता है जी। उसमें एक अशुभ जन्म कथना अध्याय लिखा मिलता है, और वहां पर दोनों के बीच में वार्ता होने पर महर्षि पराशर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं, अथा अन्यत संप्रक्ष्यामि सुलग्ने शुभ्रेष्वपि यदन्य काणे नापि भवे जन्मा अशुप्रदम, कि हे ऋषिवर, बहुत सारे शुभ योग, शुभ लगन आदि होने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में उन योगों का जो शुभ फल प्राप्त होना था वो व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने 17 दोष लिखे, और 17 दोषों का भी जब वर्गीकरण करें तो ये 25-26 के करीब जाके इनकी संख्या बन जाती है। तो उन्होंने सबसे पहला जो अशुभ योग जो बताया, उन्होंने कहा दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्टयाम सोदर्भे तथा। तो पहले इसका अर्थ हुआ कि दर्श बोलते हैं अमावस्या को जी सर। किसी का भी जन्म यदि अमावस्या को हुआ है तो वो एक अशुभ योग है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि कार्तिक मास में सूर्य नीच का होता है, तो जो है एक प्रकार का अशुभ योग माना। और यहाँ पर दर्श यानी अमावस्या, अमावस्या को क्या होगा, चंद्रमा का जो बल है वो क्षीण होगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में 0 से 12 अंश का अंतर होना ही अमावस्या है। दोनों एक ही राशि में हो, आगे पीछे हो, तब भी उनके अंदर 0 से 12 डिग्री का ही अंतर हुआ करता है, उसी को अमावस्या कहते हैं। और ये अमावस्या भी 3 प्रकार की होती है, सीनी वाली, कुहू और राका। क्योंकि अमावस्या के समय सूर्य चंद्रमा एक भाव में हो सकते हैं, या पिछले भाव में चंद्रमा हो, या चंद्रमा सूर्य से अगले भाव में हो, तब भी अमावस्या हो सकती है। तो उसमें ये कहा गया कि सूर्य के साथ यदि चंद्रमा न हो और फिर अमावस्या हो तो कुहू नाम की जो अमावस्या होती है वो बहुत ही ज्यादा निष्ठकारक होती है, अशुभ फल देने वाली होती है। कैसे देगी भैया अशुभ फल? तो विचार कर लो कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो जब व्यक्ति का मनोबल ही कमजोर हो गया तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े डिसीजन लेने से डरेगा। कोई भी काम करने से सबसे पहले उसका जो मनोबल है वो बिल्कुल क्षीण होगा, कमजोर होगा, तो जीवन में वो आगे बढ़ने की सोचेगा कहाँ? छोटी छोटी बातों से डरने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा ऊंचाइयां या ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। फिर उन्होंने आगे कहा कि कृष्ण चतुर्दश्याम, यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है जिसको हम अंग्रेजी में K14 भी कहते हैं, इसमें जन्म लेने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक अलग प्रकार का विचार करते हुए बतलाया कि जो तिथि है वो 60 घड़ी रहती है स्थूल मान से, उसके 6 भाग कर लो। अगर प्रथम भाग में जन्म हुआ हो तो आप अगर 60 घड़ी को 6 से भाग देंगे तो 10-10 घड़ी के 6 आपके पास पोर्शन बन जाएंगे, भाग बन जाएंगे। यानी जन्म किसी का बच्चे का मान लेते हैं कि सुबह 8:30 बजे हुआ, और मान लो कि 7 बजे जो है वो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो 10 घड़ी का मतलब क्या हो गया, 4 घंटे। तो 7 और 4 11 बजे तक जितने बच्चे पैदा होंगे इन दैट डे वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में तो जन्म लेंगे, लेकिन उसके फर्स्ट पोर्शन में लेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा करोड़पति होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दूसरे में जाए तो माता का सुख नहीं, तीसरे में पिता का, चौथे में मामा का, पांचवें में स्वयं का, और छठे में धन का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से फल है। तो क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है, जैसे कई बार हमने देखा, आपने अमावस्या की बात की कि अगर चर लगन में जन्म हो तो अमावस्या के में पैदा हुए लोग कई बार बहुत अमीर भी होते हैं, क्योंकि चर लग्नों में जनरली वो नवमेष या चतुर्थेश, ऐसा कोई, जैसे एरीज में मेष लगन में वो सूर्य और चंद्रमा चतुर्थेश और पंचमेश हो जाएंगे, और ऐसे में अगर अमावस्या लगन पे बन जाए तो बहुत अमीर लोग भी पैदा होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा, ताकि भ्रांतियां भी हटे और एग्जैक्टली पता हो कि कब हमें ज्यादा हम परेशान करेगी, वो थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या होता है बेसिकली
कि जैसे मेष लगन अगर हम बनाएं तो चतुर्थेश और पंचमेश सूर्य और चंद्रमा बन गए। जी सर। तो महर्षि पराशर जी का एक नियम है कि एक योग, जिसको हम योग कारक ग्रह बोलते हैं, की प्लेनेट बोलते हैं, उसकी जो शर्त है वो चर लग्नों में, स्थिर लग्नों में और दिश भाव लग्नों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य सबका एक जैसा ही होता है। उन्होंने कहा केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। यदि कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का एक ही स्वामी ग्रह हो गया, जैसे कर्क लगन में अभी चर लगन की बात करी, तो कर्क लगन में केंद्र और त्रिकोण का एक ही स्वामी ग्रह मंगल हो जाता है, क्योंकि वो पंचमेश और दशमेश है। ऐसे ही केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो मिलन है, इन दोनों के बीच में जो चतुर्विध संबंध है, 4 प्रकार के जो संबंध है, उनमें से कोई एक भी संबंध बने तो ये क्या उन्होंने कहा कि भवेताम योग कारको, यानी कि वो ग्रह योग कारक हो जाता है। दोष युक्त तो वपि स्वयं, चाहे उसमें कैसा भी दोष हो। दोष का मतलब है नीच का होना, अस्त होना, पाप कर्तृ योग में होना, कम रश्मियों वाला होना, कर्क वृश्चिक मीन राशियों के अंदर आखिरी अंशों में होना, मेघ सिंह धनु राशि के प्रथम अंशों में होना, ये सारे के सारे ग्रह की निर्बलता के सूचक है। तो ऐसे में मेष लगन वाले का यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठा है और अमावस्या का जन्म होने के बावजूद भी केंद्रेश और त्रिकोणेश होने के कारण इन दोनों का संबंध होने से राजयोग बन गया। और उसमें भी विशेषकर तब बनेगा या तो इनका एक्सचेंज हो जाए, ये दोनों इकट्ठे हों। जी सर। उसमें भी आप ये देखोगे कि मेष लगन वाले का यदि मिथुन राशि में अगर चंद्रमा है और फिर अमावस्या का जन्म है तो उसको उतना शुभ फल नहीं मिलेगा जितना कि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हों, या चंद्रमा चतुर्थ भाव में और पंचम में पंचमें सूर्य बैठा हो, या पंचमें सूर्य जो है चतुर्थ में और चंद्रमा जो है पांचवें में हो, तो एक्सचेंज हो गया। लेकिन तृतीय में बैठने से कोई एक्सचेंज नहीं हुआ तो वहां नहीं मिलेगा बेटा। इस प्रकार का विचार है। हाँ, तो सर इसका मतलब ये है कि किस जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला कि किसी भी योग पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको बाकी नियम लगाने के बाद एक निष्कर्ष पे हमें पहुंचना है। और दूसरी बात आपने कहा कि चर लग्नों में, तो मकर लगन के अंदर ये योग बहुत ज्यादा भयानक स्थिति पैदा करेगा। मकर लगन होने के बावजूद भी सप्तमेश चंद्रमा बनेगा और अष्टमेश बनेगा सूर्य। तो ऐसे में इन लगन वालों का इस अमावस्या का जन्म होने पर बिल्कुल भी राजयोग कारक नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए क्योंकि एक तो सप्तमेश और एक अष्टमेश है। अष्टमेश की तो खासियत है कि एकादश और जो अष्टमेश होता है, ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो किसी भी राजयोग को भंग करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में अमावस्या का जन्म होने के बावजूद भी अगर यदि चतुर्थेश और पंचमेश, नौमेश या दसवें सूर्य चंद्रमा बने और फिर इनका संबंध हो तो ऐसे लोग जीवन में उन्नति करने वाले होंगे। लेकिन ये भी सच बात है कि फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग थोड़े से कायर प्रवृत्ति के होंगे, थोड़े डरपोक किस्म के होंगे, बड़े डिसीजन लेने से डरेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो उस चीज में कमी होगी। साथ में ही माँ के स्वास्थ्य की भी दिक्कत होगी, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होने का मतलब है माँ को भी स्वास्थ्य की दिक्कत होना। तो ये परिस्थितियां अलग हैं। तो इस प्रकार से इसका विचार करेंगे। तो इसके आगे की बातें हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि भद्राकरण, जिसको हम विष्टिकरण कहते हैं, विष्टियाम दारिद्रम भवेत, जातक पारिजात में महर्षि मंत्रेश्वर जी जो हैं वो कहते हैं कि विष्टिकरण में हो तो दरिद्रता देता है, पैसे की कमी देता है। क्यों देता है? ये भद्राकरण क्या है वास्तव में, इसका विचार करें तो तिथि गणनांत जो होते हैं, हमारे यहाँ 3 प्रकार के गणनांक होते हैं, लगन गणनांक, राशि गणनांक और तिथि गणनांक। और इसी में जो राशि गणनांक में अगर कोई ग्रह कोई भी होगा तो वो नक्षत्र गणनांक में स्वयं ही हो जाता है। उसकी खासियत है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। क्योंकि राशि गणनांक का मतलब है कि मेघ सिंह धन राशि जो है उनका 0 से लेकर 30 कला के बीच में जन्म है किसी का, तो लगन में राशि है तो लगन गणनांक तो हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये भी होना कि अश्विनी नक्षत्र भी तो 0 से 30 डिग्री तक चला है और वहां मघा भी 0 से 30 कला तक ही चला है। तो इस प्रकार का विचार। तो यहाँ पर जो है जो भद्राकरण है ये क्या है, इनको बोलते हैं हम डाइवर्सन। किसी भी स्थान पे, किसी भी रोड पे हम जब चलते हैं तो आगे मान लो कि अचानक कोई मोड़ आ जाए, तो ऐसे में वहां क्या लिखा होगा कि आगे बहुत खतरनाक मोड़ है, थोड़ा सा गाड़ी सावधानी से चलाइए, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है बोलते। ऐसे ही चतुर्थी, अष्टमी और नौमी जो है, चौथ, नौमी और जो चतुर्दशी हैं, इसी के समय ज्यादातर आप देखोगे तो विष्टिकरण होता है। यस सर। हद की बात है। देखो महर्षि जी ने कहा कि जब बड़ी बात पकड़ो, पहले
चौथ, नौमी, चतुर्दशी, तो ये इनको रिक्ता तिथियां कह दिया उन्होंने कि ब्लैंक तिथियां आई, इन दिन शुभ काम मत करो। और अमूमन इन्हीं तिथियों के अंदर ही आपका विष्टिकरण भी पड़ता है। तो इन पीरियड में जिन बच्चों का जन्म होता है, विष्टिकरण में जिसमें बच्चे का जन्म होगा, आप देख लेना इन लोगों की मेमोरी और लोगों के बजाय बहुत ज्यादा शार्प मिलेगी, बहुत ज्यादा शार्प। सर ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे हमें रिसर्च करनी है। बहुत अच्छी मेमोरी शार्प मिलेगी, लेकिन ये है कि अगर उसको एक दिशा दे दी जाए तो उस दिशा में वो व्यक्ति उस चीज का बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन वो कई मार्गों पे चलेगा तो विचलित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मान लो म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक में चला जाए, ऐसे व्यक्ति को मान लो कि अगर प्रोफेसर बनना है तो एजुकेशन के फील्ड में चला जाए, उसको अगर किसी खेल में खिलाड़ी बनना है तो उस फील्ड में चला जाए। एक चीज को अगर वो चूज कर लेता है, चयन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति सफलता पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मोड़ पे जन्म है। तो मोड़ का मतलब है सावधानी, सावधान यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे में व्यक्ति ज्यादा पंक्चुअल होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा, सच्चाई है। तो ऐसे लोगों का जब ये कर्व मोड़ों के ऊपर जब जन्म होता है तो इन लोगों की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत शानदार हुआ करती है, बशर्ते एक लाइन में लेके जाएं। एक साथ कई काम करेंगे तो दिक्कत होती है इन लोगों को। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों से सर ने कितनी गहरी बात की है कि सिर्फ करंट से हम बता सकते हैं कि आपका माइंड कैसे वर्क करेगा। इसका मतलब तो सर एग्जैक्टली यही हुआ, बहुत कितनी छोटी सी चीज से कितना बड़ी बात निकल के आई है। सबका महत्व बेटा क्या है, सबसे पहले हमने महीना पकड़ा, महीने के बाद पक्ष पकड़ा, पक्ष के बाद में तिथि पकड़ी, तिथि के बाद में हमने वार पकड़ा, वार के बाद हम नक्षत्र के पास आए, नक्षत्र के बाद हम योग के पास आए, योग के बाद हम करण के पास आ रहे हैं। और सबका देखो टाइम टेबल कम से कम होता जा रहा है। महीना 30 दिनों का, पक्ष 15 दिनों का, वार 60 घटी का, एक यानी कि एक 24 घंटे का, योग भी नक्षत्र भी 60 घटी के। लेकिन उसमें ये भी होता है ना कि वो नक्षत्र समाप्त हो रहा हो लेकिन वार तो समाप्त नहीं होता। वार तो सूर्योदय से सूर्योदय तक चलेगा, लेकिन नक्षत्र हो सकता है चेंज हो रहा हो, तिथि भी घट सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है। करण, फिर करण जो है वो तिथि का आधा भाग है हमारे पास, यानी 12 घंटे में एक करण रोल करता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखो कितने नजदीक आते चले गए। और उससे सबसे छोटी इकाई फिर हमारे पास आ गया लगन, वो 2 घंटे के लिए रोल करता है। फिर उसमें भी आगे जाए तो षष्ठी, जो हमारे यहाँ षोडश वर्ग है, वो और छोटे छोटे पोर्शन है। तो हम बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ अनुमान करते करते एक व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में लगाते आ रहे हैं। और सबका महत्व है। जैसे तिथि जो है, जिनका भी जन्म तिथि वृद्धि में हुआ हो, बात पे बात आ गई इसलिए बता रहा हूं। तिथि वृद्धि में अगर किसी का जन्म हो तो देखो निरंतर भाग्य उसका उदय होता रहता है, उसके कोई काम नहीं रुकते जीवन में, कमाल की बात है। और जिनका तिथि 6 में जन्म हुआ हो, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन वो तिथि 6 हो गई हो, हाँ, तो ऐसे में उस व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है, हर काम में परेशानी आती है, क्योंकि तिथि भाग्य की जनक है। तिथि भाग्य के बारे में बतलाती है कि भाग्य में सफलता है या असफलता, भाग्य में कोई रुकावट है या भाग्य जो है वो टू गो ऑन प्रोग्रेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार से इनका विचार करना है। चलो इसके अलावा और बहुत सारे योग हैं, चलो उनके बारे में बात करते हैं। सर आप बहुत अच्छा सेशन रहा, आज हमने सिर्फ इसको शुरुआत की है, हम इसके सीरीज में योग बनाएंगे। पहले तिथि से बनने वाले योग जैसे सर ने बताया, फिर योग से, फिर करण से, ताकि जो सुनने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं, उन लोगों को भी एक सिस्टमैटिक में चीजें समझ आए। आज पर सर ने 2-3 बातें जो बहुत अच्छी बताई, मैं उसको सम अप कर देती हूँ। एक, उन्होंने अमावस्या के बारे में बताया, कृष्ण चतुर्दशी के बारे में बताया और विष्टिकरण के बारे में बताया। इन छोटी छोटी चीजों से हम बहुत कुछ जान सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। सो वी विल कंटिन्यू द सीरीज, और अशोक सर, वी विल कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू टू जॉइन अस ऑन वृद्धि कंसल्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, यशस्वी।